हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेनियल क्लासेस। आज हम मॉडल पेपर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। अब तक हम 3 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ओसर शब्द का राजस्थानी भाषा में क्या अर्थ है? व्यक्ति द्वारा अपने जीते जी किया गया मृत्यु भोज, इसे ओसर कहते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने जीते जी किया गया मृत्यु भोज ओसर कहलाता है। इसके अलावा कई और शब्द जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे मूसर, व्यक्ति के मरने के पश्चात 12वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, उसे मूसर कहते हैं। इसे नुक्ता भी कहा जाता है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद मृत्यु से संबंधित एक प्रथा होती है, उसे फूल चुनना कहते हैं। एक अन्य प्रथा है संतरवाड़ा। अंतिम संस्कार के बाद लोग स्नान करते हैं और मृतक व्यक्ति के स्थान पर सांत्वना देने जाते हैं। यह अनुष्ठान 12 दिन तक चलता है, इसे संतरवाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? वेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ। सही है, वेणेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम में होता है। नेक्स्ट है सीताबाड़ी मेला, सहरिया जनजाति का कुंभ। ये भी सही है, इसे सहरिया जनजाति का कुंभ के साथ आदिवासी लघु कुंभ भी कहते हैं। इसका आयोजन हाड़ौती के 12 जिले के शाहबाद में केलवाड़ा कस्बे में किया जाता है। नेक्स्ट है मातृकुंडिया मेला, राजस्थान का हरिद्वार। बिल्कुल सही, इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में राशिम तहसील में हरनाथपुरा में वैशाख पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मातृकुंडिया मेला भरता है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ उपयुक्त सभी। इसके अलावा कई बार एग्जाम में आदिवासियों का हरिद्वार भी पूछा जाता है, तो गौतमेश्वर धाम को आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला, साहबा का गुरुद्वारा मेला। तो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। पुष्कर मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसी दिन यहाँ पशु मेले का भी आयोजन होता है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में लगता है, कपिल मुनि के आश्रम में। कोलायत का प्राचीन नाम कपिलायत नहीं था। साहबा का गुरुद्वारा मेला, यह चूरू के तारानगर तहसील में साहबा गांव में लगता है, और ये सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है, और ये तीनों ही मेले कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। तो सही आंसर हुआ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। इसे 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपने पिता महाराजा बख्तावर सिंह व उनकी रानी मूसी की याद में करवाया था। कई बार ये पूछा जाता है कि इसके निर्माण में कहाँ के पत्थर यूज हुए थे, तो इसके निर्माण में करौली के बलुआ लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कई बार एग्जाम में 84 खंभों की छतरी पूछ ली जाती है, तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध ने करवाया था। ये बूंदी के शासक थे, और इन्होंने अपने पालक भाई देवा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही युग्म को पहचानिए। ऋषभदेव मंदिर, धुलेव गांव। काकुनी मंदिर समूह 12, चौमुखा जैन मंदिर, रणकपुर पाली। उपयुक्त सभी, तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ऋषभदेव मंदिर धुलेव गांव उदयपुर में है, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। इसी कारण इस मंदिर को केसरिया जी या केसरिया नाथ का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर कोयल नदी के किनारे स्थित है। काकुनी मंदिर समूह 12 में है, परवन नदी के किनारे। ये 8वीं सदी के वैष्णव देवताओं व भगवान शिव के मंदिरों का समूह है। चौमुखा जैन मंदिर, ये रणकपुर पाली में है, और मंदिर के मुख्य गृह में तीर्थंकर आदिनाथ की 4 विशाल प्रतिमाएं हैं, और ये चारों विशाल प्रतिमा 4 दिशाओं की ओर उन्मुख है। इसी कारण इसे चतुर्मुख या चौमुखा मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? तो सोनी जी की नसिया स्थित है अजमेर में, और सोनी परिवार
अजमेर का सोनी परिवार ही इसका संरक्षण करता है। सोनी जी की नसीहत जैन धर्म को समर्पित है। इसके अलावा अजमेर में आना सागर झील, फॉय सागर झील, किशनगढ़ किला, तारागढ़ फोर्ट, 2.5 दिन का चोपड़ा आदि दर्शनीय स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ दुर्ग स्थित है बारां में। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी, इनमें से कोई नहीं। शेरगढ़ दुर्ग बारां में कोषवर्धन पर्वत पर स्थित है और इस किले का जीर्णोद्वार झाला जालिम सिंह ने करवाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इस किले में सोमनाथ महादेव, लक्ष्मी नारायण, दुर्गा मंदिर, चारभुजा मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है और इसे समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था और राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण सारंगपुर के युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। इस दुर्ग के निर्माण में 1440 से 1448 के मध्य का समय लगा। इस 9 मंजिला इमारत में तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा विजय स्तंभ के जो वास्तुकार है वो मंडन, जेता, उसके पुत्र नापा व पूंजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? तो कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है और झालावाड़ में आपको पता होगा सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में यही होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ ही है। इसके अलावा झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरे की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडरी नवमी या नेवलों की पूजा कब मनाई जाती है? तो निडरों की नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को की जाती है। इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी होती है और इससे ठीक एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी, इस दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो जैसलमेर गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है, ईसर की नहीं की जाती है। और जैसलमेर में जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकालते हैं, ठीक है। और वैसे गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में ओलिंदी का अर्थ क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, उसे ओलिंदी कहते हैं। इसके अलावा कई बार ओझण शब्द पूछ लिया जाता है। ओझण का अर्थ होता है बेटी की विदाई के समय माता पिता द्वारा बेटी को दिया जाने वाला सामान या जिसे हम दहेज कहते हैं, उसके लिए ओझण शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हीरावणी, ये एक शब्द है। विवाह के दौरान नववधु को दिया जाने वाला कलेवा, इसे हीरावणी कहते हैं। बढ़ार भी शादी विवाह से संबंधित एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विवाह के अगले दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज जो किया जाता है उसे बढ़ार कहते हैं। आज की भाषा में आप इसे रिसेप्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय, वो भी बीकानेर में स्थित है। ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर में ही स्थित है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही युग्म को पहचानिए। मूणौत नैन्सी, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि, बिल्कुल सही। मूणौत नैन्सी मारवाड़ के दीवान भी थे और ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के समय इन्होंने मारवाड़ रा परगन्ना रे विगत नैन्सी री ख्यात की रचना की थी।
ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अब्बुल फजल मूणोत नैन्सी को ही कहा है और इन्होंने अपने अंतिम समय में आत्महत्या कर ली थी। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, तो मूणोत नैन्सी थे वे। चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी कवि, बिल्कुल सही। ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि के साथ उनके पंडित भी थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शा, विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति। इनमें विश्ववल्लभ काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हाडा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, बलवंत विलास, छद्म मयूख। तो आप ये सभी रचनाओं के नाम याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसका सही उत्तर हुआ उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, इनमें से शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण। हम्मीर रासों के रचयिता हैं जोधराज और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है सीताराम लालस ने। इसके अलावा अगर बात करें, शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं हैं कनक सुंदरी। कनक सुंदरी राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। केसर विलास आधुनिक राजस्थानी भाषा का प्रथम राजस्थानी नाटक है। विश्रांत प्रवास राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है। राजस्थानी भाषा की प्रथम जो रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली है, जिसे 12वीं सदी में ब्रजसेन सूरी ने लिखा था। इसके अलावा कई बार एग्जाम में हम्मीर हट, हम्मीर रासो और हम्मीर महाकाव्य के बारे में पूछा जाता है। हम्मीर रासो जोधराज द्वारा रचित है, जबकि हम्मीर हट चंद्रशेखर के द्वारा रचित है और हम्मीर महाकाव्य द्वारा लिखित रचना वंश भास्कर को किसने पूरा किया? तो इसे पूरा किया था सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? वंश भास्कर पिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो कल्हण के द्वारा रास तरंगिणी ग्रंथ लिखा गया था। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इससे हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कल्हण किस राजा के दरबार में कवि थे? तो ये कश्मीर के महाराजा हर्षदेव के दरबारी कवि थे। इसके अलावा जो चंद बरदाई है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। जलहण के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सोमपाल विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडीगामा डूंगरपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तीर कमान निर्माण के लिए बोडीगामा डूंगरपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो कुंदन कला के लिए मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर कागजी मीनाकारी की बात करें तो कागजी मीनाकारी के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। मीनाकारी की कला जयपुर में मानसिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे और कई बार इसके प्रसिद्ध कारीगर का नाम पूछा जाता है। तो मीनाकारी के प्रसिद्ध कारीगर हैं कुदरत सिंह। अगर हम जाजम छपाई की बात करें तो जाजम छपाई चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा दाबू प्रिंट, ये चित्तौड़गढ़ अकोला का प्रसिद्ध है। ब्लू पोइट्री की बात करें तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बंदेज और लहरिया ये जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिलाई बाई प्रसिद्ध है। अल्लाह जिलाई बाई प्रसिद्ध है। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध बीकानेर से है और ये प्रथम महिला मांड गायिका है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्हें 1982 में पद्मश्री
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश, ये भी अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा ही गाया गया है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें गौरी देवी, तो इन्हें वांगड़ की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किशनगंज व शाहाबाद तहसील बारा। शिकारी नृत्य किशनगंज और शाहाबाद तहसील बारा का प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में बम रसिया नृत्य पूछा जाता है, ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है और अग्नि नृत्य को जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है और जब ये नृत्य किया जाता है तो वह फत्ते फत्ते की आवाज करते हुए ये नृत्य करते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में ढोल नृत्य के बारे में भी पूछा जाता है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भील जनजाति से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य, गवरी नृत्य, रमणी नृत्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये तीनों ही नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। अगर गवरी नृत्य की बात करें तो इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसके अलावा भीलों के द्वारा द्विचक्की नृत्य, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य, हाथीमना नृत्य भी किए जाते हैं। अगर हम भील जनजाति से संबंधित अदर फैक्ट्स की बात करें जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भील मीणा के बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और भील जो है वो बील शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तीर कमान। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनों का पुत्र कहा है। भील जनजाति के जो घर हैं उनको कू या टपरा कहते हैं। भील जनजाति के द्वारा जो पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली झूमिंग कृषि है उससे चिमाता या वालरा कहते हैं। भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता या वालरा कहते हैं। इसके अलावा दो शब्द और सुनने को मिलते हैं, एक होता है पाल, एक होता है फला। तो भीलों के जो बड़े गांव हैं उन्हें पाल कहते हैं, जबकि भीलों के छोटे गांव को फला कहा जाता है। कई बार आपने सुना होगा गमेती शब्द कई बार एग्जाम में पूछा है। तो भीलों के सभी गांव या जो गांव की पंचायत होती है उसके मुखिया को गमेती कहा जाता है। टोटम भीलों के कुल देवता है, जबकि भीलों की कुल देवी है राई बुढ़िया। टोटम भीलों के कुल देवता है और भीलों की कुल देवी है राई बुढ़िया। इसके अलावा ऋषभ देव, जिन्हें हम केसरिया नाथ जी या काला जी भी कहा जाता है, इनके मंदिर में चढ़ाई गई केसर को पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। केसरिया नाथ जी या ऋषभ देव के मंदिर में चढ़ाई गई केसर को पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इससे पहले हमने एक पढ़ा था क्वेश्चन जिसमें था हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कंजर जनजाति है, और ऋषभ देव के मंदिर में चढ़ाई गई केसर पीकर झूठ नहीं बोलते वो भील जनजाति है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। अगर हम बात करें तो 913 ईस्वी में उद्योधन सूरी का जो कुवल्य माला है इसमें राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम मरु भाषा का उपयोग किया गया था। राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा का उपयोग 913 ईस्वी में उद्योधन सूरी के कुवल्य माला में किया गया था। राजपुताना शब्द की बात करें तो इसका प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। राजस्थान शब्द की बात करें तो राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कि 1829 में आई थी, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग पूछ लिया जाए तो प्राचीनतम प्रयोग 682 विक्रम संवत में उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। इसके अलावा कई ग्रंथ हैं जैसे कि वीर भाषा का राजरूपक, नैन्सी रिख्यात में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा
तत्वाद्य यंत्र है? दुकाको, रबाज, कमायचा, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगर बाकी तत्वाद्यों की बात करें तो कमायचा, रबाब, रवाज, इकतारा, सारंगी, भपंग, गोरिंजा, सुरिंदा, सूरमंडल, जंतर, रावण हत्ता, ये सभी तत्वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। इसके अलावा तंदूरा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तंदूरा, तंबूरा, ये भी तत्वाद्य के उदाहरण है। अगर हम रावण हत्ता की बात करें तो पाबू जी के भोपे और राम जी के भोपे फड़वाचन में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा डूंगजी जवाहर जी की फड़वाचन में भी रावण हत्ते का ही उपयोग किया जाता है। कमायचा, ये भी एक तत्वाद्य है और ये कई बार पूछा जाता है कि इसे किस जाति द्वारा बजाया जाता है। तो इसे विशेष रूप से जैसलमेर की मांगणियार व लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहते हैं। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। ये अदर फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंदिर सती मंदिर है? तो घेवर माता का मंदिर है, इसे सती मंदिर कहा जाता है। और जो घेवर माता का मंदिर है ये राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। इससे जुड़ी किंवदंती है कि जब राजसमंद झील की पाल बनाई जा रही थी तो वो पाल हर बार टूट जाती थी। तो किसी ज्योतिषी ने कहा था कि जो स्त्री सती होकर अपनी आहुति देगी तो इस पाल का निर्माण हो जाएगा। तब घेवर माता ने बिना पति के सती की परंपरा निभाई और स्वयं के हाथों में ज्वाला प्रज्वलित कर सती हुई थी। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी? तो उसका आंसर भी घेवर माता ही होगा। इसके अलावा अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो सुंदा माता का मंदिर जालोर में है और यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया था। राजस्थान का पहला रोपवे जालोर में सुंदा माता के मंदिर में बनाया गया था। बड़ीरी माता का जो मंदिर है ये अकोला चित्तौड़ में है, बेड़च नदी के किनारे। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े कई अदर फैक्ट्स की बात करें तो किराड़ू मंदिर जो है, जो कि बाड़मेर में स्थित है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। भंड देवरा शिव मंदिर जो कि बारा में है, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। जबकि अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो आप ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की लोक देवता जिनके फड़ पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का टिकट जारी किया गया था, तो ये कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 सितंबर 1992 को। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। अगर देवनारायण जी की बात करें तो इनकी फड़ का वाचन है वो बगड़ावत जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। बगड़ावत जाति के भोपे जंतर वाद्य के साथ करते हैं और इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। इनके घोड़े का नाम याद रखिएगा, इनके घोड़े का नाम है लीलागर और इनका जो मुख्य स्थल या मंदिर है वो भीलवाड़ा आसिंद में है। यहाँ पर नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है और भीलवाड़ा आसिंद में ही हर साल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। इनके प्रतीक के रूप में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ईंटों की पूजा की जाती है। तो कौन से लोक देवता है जिनके प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है? तो वो देवनारायण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 बाणियों के रचयिता कौन है? तो 24 बाणियों के रचयिता है रामदेव जी। रामदेव जी से जुड़े अदर फैक्ट्स की बात करें तो इन्हें कृष्ण के अवतार कहा जाता है और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पगलिये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इनकी जो लोक कथा गीत होते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। इनका गीत सबसे लंबा लोक गीत है। इनका जो गीत गाया जाता है वो सबसे लंबा लोक गीत है। जैसे अभी हमने फड़ का पढ़ा
तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, उसी तरह सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। इनके मेघवाल भक्त जो है उन्हें रिखिया कहते हैं। रिखिया इनके मेघवाल भक्तों को कहा जाता है। इनके गुरु की बात करें तो बालनाथ जी इनके गुरु थे। इनकी जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहते हैं और ये नेजा सफेद या 5 रंगों की होती है। जैसलमेर पोखरण में रुणेचा ये रामदेव जी का स्थान है। रामदेवरा रुणेचा पोखरण जैसलमेर में है और यहाँ हर साल भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ही शुक्ल एकादशी के दिन ही रामदेव जी ने समाधि ली थी। 13 ताली नृत्य इन्हीं के मेले के अवसर पर किया जाता है और यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ पंथ जो है उसकी शुरुआत भी रामदेव जी के द्वारा की गई थी। अगर इनके घोड़े का नाम पूछ लिया जाए तो इनके घोड़े का नाम है लीला, जबकि देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। इन्होंने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था और इनकी समाधि से ठीक एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने समाधि ली थी। इनकी जो फड़ है उसका वाचन मेघवाल या कामड़ पंथ के लोग ही करते हैं और इनकी फड़ में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो रावण हत्ता है। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि रुणेचारा धनी किस लोक देवता को कहा जाता है, तो रामदेव जी को रुणेचा का धनी अजमालजीरा कवरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी ने ही दादू पंथ की स्थापना की थी और इसकी प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में है। अगर दादू दयाल जी के वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम महाबली था। इन्हें इनके स्वभाव के कारण दादू कहा जाने लगा। इनके प्रमुख शिष्य कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो गरीबदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी इनके प्रमुख शिष्य हैं और ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए थे। दादू दयाल जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और इनका जो सत्संग स्थल होता है उसे दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? दरीबा कहते हैं इनके सत्संग स्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान में भारत में स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़, नीमराणा और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था, जिसके एकमात्र प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय रहे। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो ये 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के बाद ये पूरा हुआ था। एकीकरण में अगर शामिल होने वाली पहली रियासत की बात करें तो अलवर थी और अंतिम थी सिरोही अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, तो उस समय जोधपुर या मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी। तो ये सभी अदर फैक्ट्स आप याद रखिएगा। सॉरी, बीच में एक क्वेश्चन रह गया था, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने की थी। केसरी सिंह बारट ने की थी 1910 में। ये वही केसरी सिंह बारट हैं जिन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखकर 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। और चेतावनी चुंगटिया 13 सोठों में लिखी गई एक रचना है। तो ये पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो ये सोठे हैं। इसके अलावा कई बार वीर भारत समाज भी पूछा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक है वीर भारत सभा जिसकी स्थापना की थी केसरी सिंह बारट ने, और वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। केसरी सिंह बारट के जो भाई थे जोरावर सिंह बारट, इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ट्रेंच आयोग बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़, वर्तमान में चित्तौड़ में स्थित बेगू रियासत से शुरू हुआ था।
इस आंदोलन की शुरुआत बेगार प्रथा के विरोध में ही हुई थी। इस समय जो बेगू के ठाकुर थे वो ठाकुर अनूप सिंह थे और इस आंदोलन का नेतृत्व पहले रामनारायण चौधरी ने किया था, बाद में इसकी बागडोर विजय सिंह पथिक ने संभाली थी। अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी, जो कि उस समय किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनके मध्य एक संधि हुई थी जिसमें इन्होंने किसानों की काफी सारी बातें मान ली थी। बाद में इसी ट्रेंच आयोग ने उस संधि को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। तो बोल्शेविक समझौता भी बेगू किसान आंदोलन से जुड़ा है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैप्टन प्रिचार्ड। कैप्टन प्रिचार्ड ने म्यूटिनीज इन राजस्थान पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? अभी हमने डिस्कस किया कि एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो अजमेर नगर की स्थापना 1113 में हुई थी और इसकी स्थापना अजय राज ने की थी। कई जगह अजय पाल भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अजय पाल अजय राज दोनों ही ठीक है। और यहीं पर अजय मेरू दुर्ग, जिसे तारागढ़ का दुर्ग कहा जाता है, गट बिडली भी कहा जाता है, ये यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मेडिकल की शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य है? तो मेडिकल की शिक्षा देने वाला पहला राज्य हिंदी भाषा में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में मेडिकल की शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता हैं जैता जैन मुनि। जैता जैन मुनि राय सिंह प्रशस्ति के लेखक हैं। राय सिंह प्रशस्ति को बीकानेर प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं और ये प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पे लगी है। इस प्रशस्ति में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। पूछा जा सकता है कि राय सिंह को राजेंद्र किस प्रशस्ति में कहा गया है? तो इन्हें जूनागढ़ राय सिंह प्रशस्ति में राजेंद्र कहा गया है। प्रशस्ति का अर्थ होता है स्तुति या किसी की प्रशंसा करना। इसके अलावा राज प्रशस्ति के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। राज प्रशस्ति के जो लेखक है वो है रणछोड़ भट्ट तैलंग। राज प्रशस्ति की रचना राज सिंह के समय हुई थी। 1676 में इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा की गई और राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है? तो थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। प्रोसेपिस सिनेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। तो खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है और इसे राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। इसके अलावा राज्य पक्षी पूछा जा सकता है, तो हमारा राज्य पक्षी है गोडावन जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हमारा राज्य पशु है चिंकारा। 1981 में इसे राज्य पशु घोषित किया गया था। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। क्या नाम है? गजेला गजेला। 2014 में ऊंट को भी राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया गया है 2014 में, लेकिन ऊंट है उसे डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में राज्य पशु घोषित किया गया है, जबकि चिंकारा को नॉन डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में राज्य पशु घोषित किया गया है। इसके अलावा हमारा राज्य नृत्य है घूमर। हमारा राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक और राज्य गीत है हमारा केसरिया बालम। तो आप ये सारे अदर फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साहित्यकार जो राजस्थान के अब्बुल फजल के नाम से जाना जाता है, तो वह है मुहणोत नैंसी। मुहणोत नैंसी राजस्थान के अब्बुल फजल के नाम से जाना जाता है और मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें ये उपाधि दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेणेश्वर धाम मेला किस माह में लगता है? वेणेश्वर मेला जो है ये माघ के माह में लगता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर में वेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इन्हें राजस्थान के इतिहास के प्रणेता, राजस्थान के इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा है। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपोली, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा है। इसके अलावा राजस्थान, रायथान शब्द का इस्तेमाल भी कर्नल जेम्स टोड ने किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसे दृशदती नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान के एकीकरण में 7वें चरण में अजमेर तथा आबू को सम्मिलित किया गया है। अगर हम एकीकरण से जुड़े अदर फैक्ट्स की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 1948 को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। इसके 7 चरण थे। पहला चरण था मर्त्स्य संघ। मर्त्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। इसमें 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। शॉर्ट ट्रिक है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और इसके साथ में एक ठिकाना था नीमराणा। तो मर्त्स्य संघ में 4 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाया गया था। दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान संघ। इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना हुई। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया था। 9 रियासतें थी, नीचे से शुरू कीजिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर हाड़ौती क्षेत्र में आइए, कोटा, बूंदी, टोंक, शाहपुरा, झालावाड़, किशनगढ़। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। इसके अलावा एक ठिकाना था कुशलगढ़। तो 9 रियासतें, एक ठिकाना सेकेंड चरण में पूर्व राजस्थान संघ, जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को। इसमें पूर्व राजस्थान संघ में मिलाई गई 9 रियासतों और एक ठिकाने के साथ में उदयपुर और मिला दिया गया और बन गया संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण था वृहत राजस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। और ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। शॉर्ट ट्रिक है JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस लावा ठिकाना को मिलाकर कुल 14 रियासतें और 3 ठिकाने हो गए थे वृहत राजस्थान में। तो वृहत राजस्थान की स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को। 5वां चरण था संयुक्त वृहत राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को। मर्त्स्य संघ को, जो कि हमारा पहला चरण था, उसे वृहत राजस्थान हमारे चौथे चरण में मिला दिया गया और संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। इसमें आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को मिला दिया गया। आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र है उसे छोड़ दिया गया और संपूर्ण सिरोही को छठे चरण में मिला दिया गया। 7वां चरण था जिसमें संपूर्ण राजस्थान निकल कर आया। ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इस चरण में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सुनेल टप्पा रियासत को भारत में मिला दिया गया तथा राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र था उसे मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू
देलवाड़ा, सुनेल टप्पा इसे राजस्थान में मिला दिया गया और सिरोंज क्षेत्र जो था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और इस तरह 8 वर्ष 7 माह 14 दिन बाद राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किन्हें कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके अलावा अगर मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक की संज्ञा दी गई है। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1919 में की गई थी और इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह भारत ने मिलकर की थी। वर्धा में इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत और विजय सिंह पथिक ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में औवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो 1857 में औवा में कैप्टन मैकमोसन की हत्या कर दी गई। कैप्टन मैकमोसन की हत्या कर दी गई जो कि उस समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, मारवाड़िया जोधपुर के। औवा में उस समय ठाकुर खुशहाल सिंह का शासन था। औवा के ठाकुर कौन थे? खुशहाल सिंह पूछा जा सकता है। इसके अलावा कई बार 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की अन्य रियासतों में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे उनके नाम पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जयपुर में उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। जयपुर में विलियम ईडन थे। कोटा में मेजर बर्टन थे। उदयपुर में कैप्टन शॉवर्स थे और जोधपुर या मारवाड़ में कैप्टन मॉकमेसन थे। 1857 के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। उनका नाम था नीमच जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है, नसीराबाद जो कि अजमेर में है, ब्यावर जो कि अजमेर में है, देवली टोंक में है और खेरवाड़ा उदयपुर में है, एरनपुरा पाली में है। तो 6 छावनियां हो गई, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, एरनपुरा। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो 2 छावनियां ऐसी थी जिन्होंने इस संग्राम या इस क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा जो छावनी थी उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस भारतीय शहर को लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर को लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे रबड़ बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो देश के सबसे लंबे रबड़ बांध का निर्माण बिहार में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। बिहार में ये बांध फल्गु नदी पे बनाया जा रहा है और इसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। इस बांध का नाम एक पवित्र शहर गया के नाम पर गयाजी डैम रखा गया है फल्गु नदी पर। एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? तो इसका आंसर है दानपुर बांसवाड़ा। दानपुर बांसवाड़ा में राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी कई प्रमुख राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क स्थित हैं, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क,
इंद्रावती नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल। अब हमारा सेकंड पार्ट हिंदी शुरू होता है। 51 क्वेश्चन है, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। चेतन की बात करें तो चेतन का विलोम शब्द होता है जड़ या अचेतन, जड़ या अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुदन का विलोम शब्द क्या होगा? रुदन का विलोम शब्द होता है हास्य, रुदन का विलोम शब्द होता है हास्य। सौम्य का विलोम शब्द होता है उग्र, सौम्य का होता है उग्र। स्वार्थ का विलोम शब्द होता है परमार्थ। क्या होता है? परमार्थ। स्वार्थ का अर्थ होता है अपना हित चाहने वाला, परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों का हित चाहने वाला। मिथ्या का विलोम शब्द होता है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें गलत युग्म को पहचानिए। संयोग का विलोम वियोग, बिल्कुल ठीक है। स्वर्ण का विलोम विवर्ण, ये भी ठीक है। गौरव का विलोम लाघव, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी गलत है। सम्मुख का विलोम होता है विमुख, ना कि अमुख। क्या होता है? सम्मुख का विलोम होता है विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही युग्म को पहचानिए। स्थावर का विलोम चेतन, गलत। स्थावर का विलोम होता है जंगम। सुगम का विलोम अगम, गलत। सुगम का विलोम होता है दुर्गम। सुधा का विलोम प्रलय, नहीं। सुधा का विलोम होता है गरल या विष। तो ऑप्शन सी सही है। शूद्र का विलोम विराट। आई रिपीट, स्थावर का विलोम जंगम होता है, सुगम का विलोम दुर्गम होता है, सुधा का विलोम होता है गरल या विष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। वैतनिक का विलोम, वैतनिक का विलोम पराभाव नहीं होता, वैतनिक का विलोम होता है अवैतनिक। क्या होता है? अवैतनिक। विरत का विलोम होता है रत या निरत, ना कि सुकृत। विरत का विलोम होता है रत या निरत। साक्षर का विलोम होता है निरक्षर, साक्षर का विलोम होता है निरक्षर। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही युग्म को पहचान कीजिए। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। बिल्कुल सही। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं, अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी, ये भी सही है। जो कम बोलता है उसे मितभाषी या अल्पभाषी भी कहते हैं। जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, जिसे के आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं, जबकि जिसके आर पार देख सके उसे पारदर्शी कहते हैं। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं, अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, और वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसे विधवा कहते हैं। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, उपतक्या। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपतक्या कहते हैं। पर्वत या पहाड़ के जो ऊपर की समतल भूमि है उसे अधितक्या कहते हैं। पर्वत या पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधितक्या कहते हैं, जबकि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपतक्या कहते हैं। धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। जो न हो सकने वाला कार्य हो उसे अशक्य कहते हैं। अशक्य क्या होता है? न हो सकने वाला कार्य अशक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में विचरण करने वाले जंतु, वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
तो इसका सही आंसर है नभचर। आकाश में विचरण करने वाले जंतु को हम नभचर कहते हैं। नभ यानी आकाश। उभयचर, तो जो स्थल और जल दोनों में रह सके, दोनों में विचरण करे, उसे उभयचर कहते हैं। जैसे मेंढक। ऊसर क्या होता है? जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसे ऊसर कहते हैं। ऊसर होता है जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो। गणिका, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही युग्म को पहचानिए। जहां सिक्कों की ढलाई होती है जेठोत, गलत। जहां सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। लंबे और बिखरे बालों वाला चंपू, गलत। लंबे और बिखरे वाला बालों वाला के लिए जो शब्द है वो है झबरा, झबरा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र शपथ पत्र, गलत। किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र होता है त्याग पत्र। किसी पद को ग्रहण करने के लिए लिखा गया पत्र शपथ पत्र। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वागदान कहलाती है। क्या कहलाती है? वागदान कहलाती है। अदर ऑप्शंस देखते हैं। महोदती, महोदती का मतलब होता है जिसमें अपार जल राशि हो, जिसमें अपार जल राशि हो। समुद्र, समुद्र के लिए महोदती का यूज होता है। यवनिका, यवनिका का अर्थ होता है रंगमंच का पर्दा, रंगमंच का पर्दा, यवनिका। सहोदरा मतलब होता है एक ही माँ से उत्पन्न बहिन, एक ही माँ से उत्पन्न बहिन सहोदरा, और एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कर्ण का पर्यायवाची क्या है? तो कर्ण का पर्यायवाची इनमें से है ऑप्शन सी राधे। क्या है? राधे। इसके अलावा कर्ण के अन्य पर्यायवाची है सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, अंगराज, राधे। ये सभी कर्ण के पर्यायवाची हैं। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो हाटक, हाटक का अर्थ होता है कनक, स्वर्ण, सोना, हेम, हिरण्य। कनक, सोना, स्वर्ण, हिरण्य, हेम। उदय, उदय के पर्यायवाची होता है प्रादुर्भाव, उदित होना, निकलना, प्रकट होना, उत्पत्ति, उद्भव, अभ्युदय। फिर से बोलती हूँ, प्रादुर्भाव, उदित होना, निकलना, प्रकट होना, उत्पत्ति, उद्भव, अभ्युदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रवर उत्तम का पर्यायवाची शब्द है। प्रवर उत्तम का पर्यायवाची शब्द है। उत्तम के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रवर, प्रकृष्ट, बढ़िया। श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रवर, प्रकृष्ट, बढ़िया। कनक का भी हमने पढ़ा, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना। झरना, झरने के पर्यायवाची होते हैं उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर। उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर। नेक्स्ट है, इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। गाय का पर्यायवाची ऊख, कामदेव का पर्यायवाची आयास, किरण का पर्यायवाची काक। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी गलत हैं। गाय का पर्यायवाची होता है धेनु, सुरभि, गो, गोगदी, भद्रा, गौरी, गैया, गौ, प्रेयस्वनी। गाय के पर्यायवाची धेनु, सुरभि, गो, गोगदी, भद्रा, गौरी, गैया, गौ, प्रेयस्वनी। कामदेव के पर्यायवाची होते हैं मदन, काम, मनसेज, मार, रतिपति, स्मर, मीनकेतु। फिर से रिपीट करते हैं, मदन, काम, मनसेज, मार, रतिपति, समर,
मीन केतु। किरण के पर्यायवाची होते हैं रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, कला। रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करवाल। तलवार के अन्य पर्यायवाची होते हैं खड़क, अस्सी, चंद्रहास, करवाल, कृपाण। फिर से रिपीट करते हैं, खड़क, अस्सी, चंद्रहास, करवाल, कृपाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दानव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दमुल। दानव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं राक्षस, असुर, दैत्य, दनुज, निशाचर, रजनीचर, दमुल। फिर से रिपीट करते हैं, असुर, राक्षस, दैत्य, दनुज, निशाचर, रजनीचर, दमुल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शपा है निशा का। शपा किसका पर्यायवाची शब्द है? निशा का। निशा के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं रात, रात्रि, रजनी, निशी, विभावरी, यामिनी, निशित, शपा। एक बार फिर बोलते हैं, रात, रात्रि, रजनी, निशी, विभावरी, यामिनी, निशित, शपा। अदर ऑप्शंस देखते हैं, नाव। नाव के पर्यायवाची होते हैं नो, नौका, नैया, तरी, तरिणी, नावर, डोंगी, जलवाहन, जलयान। नाव, नौका, नो, नैया, तरिणी, नावर, डोंगी, जलवाहन, जलयान। तारा। तारे के पर्यायवाची होते हैं सितारा, तारक, नवरत, ग्रह, भाग्य, नक्षत्र। फिर से रिपीट करते हैं, सितारा, नवरत, भाग्य, ग्रह, नक्षत्र, तारक। गौरव के पर्यायवाची शब्द होते हैं सम्मान, इज्जत, मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, गर्व। सम्मान, इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, गर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? ढक्कन, मंथन, चुभन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। ढक में अन प्रत्यय लग के ढक्कन बना, मंथन में, मथ में अन प्रत्यय लग के मंथन बना, चुभन में, चुभ में अन प्रत्यय लग के चुभन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? झाड़न। झाड़ प्लस अन, झाड़न। बंध प्लस अन, दोनों में अन प्रत्यय है, झाड़न, और बंधन में अन प्रत्यय है। उड़ान, उड़ प्लस आन, उड़ान में आन प्रत्यय है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतर। रूपांतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रूप प्लस अंतर, ऑप्शन सी करेक्ट है, रूप प्लस अंतर, रूपांतर। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो व्यक्तित्व शब्द में है ऑप्शन डी, त्व प्रत्यय। व्यक्ति प्लस त्व, व्यक्तित्व। व्यक्ति प्लस त्व, व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, मार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मार्मिक शब्द में है इक प्रत्यय, ऑप्शन बी सही है। मर्म प्लस इक, मार्मिक। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। सामाजिक, भौगोलिक, इन सभी में इक प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुद और अम्बुज शब्द युग्म का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अम्बुद का अर्थ होता है बादल। अम्बुद का अर्थ क्या होता है? बादल। और अम्बुज का अर्थ क्या होता है? कमल। अम्बुद द आया है यानी बादल, और अम्बुज ज आया है कमल। नेक्स्ट है, कूजन और कूजन। कूजन
और कूजन शब्द युग्म का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कूजन का अर्थ होता है दुष्ट यानी कि बुरा, और कूजन का अर्थ होता है पक्षियों की चहचहाट। ठीक है, कूजन का अर्थ होता है दुष्ट या बुरा और कूजन का अर्थ होता है पक्षियों की चहचहाहट। नेक्स्ट है कलाल कुलाल शब्द युग्म का क्या अर्थ है? तो कलाल का अर्थ होता है शराब विक्रेता, शराब बेचने वाला। कलाल का अर्थ होता है शराब विक्रेता और कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो शराब विक्रेता यानी कलाल और कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार। कु से याद रखना, जिससे कुलाल और कुम्हार दोनों में कु आ रहा है, और कलाल का अर्थ है शराब विक्रेता। नेक्स्ट है उबारना और उभरना। तो उबारने का अर्थ होता है किसी का उद्धार करना, किसी का भला करना, किसी का उद्धार करना यानी उबारना, और उभारना मतलब होता है किसी को ऊंचा उठाना। तो उबारना यानी उद्धार करना और उभारना यानी ऊंचा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोष और घोष शब्द युग्म का क्या अर्थ है? तो घोष का अर्थ होता है बस्ती, घोष स मतलब घोष यानी बस्ती, और घोष आए यानी कि गर्जन। घोष यानी बस्ती, घोष यानी गर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? अर्थात, आयकर, उद्यम। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात, आयकर, उद्यम ये वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अंताक्षरी। ऑप्शन ए गलत है, अंताक्षरी नहीं होता है, ये होता है अंत्याक्षरी। आधा न आधा त या क्षरी, अंत्याक्षरी। ऑप्शन बी उरु ठीक है, उरु का अर्थ होता है जांग। क्या अर्थ होता है? जांग। ऑप्शन सी सही है कौमुदी, ऑप्शन डी भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इसका ऑप्शन ए अंताक्षरी। नेक्स्ट है इसमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी शब्द गलत है। के कई नहीं होता है, कै कई होता है। के पे 2 मात्रा, फिर सेकंड क पे 1 मात्रा और ई, कै कई। अनुपम में आता है छोटा ऊ की मात्रा, और कृपया में प पूरा आता है। ठीक है, अनुपम में छोटा ऊ आता है, कृपया में प पूरा होता है, और के कई नहीं होता, कै कई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, झोपड़ी शुद्ध शब्द है, बाकी सभी गलत है। जैसे तत्व में त के बाद जो त है उसमें आधा त और आता है, तत्व। ऑप्शन सी में तिथि में थी छोटा होता है, टी भी छोटी की मात्रा और थी पर भी छोटी की मात्रा। नीरव में नीरव नी पे बड़ी की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। औरत नहीं होता है, औरत होता है। औ शिति में शी पे भी छोटी की मात्रा है और ती पर भी छोटी की मात्रा आएगी, शिति दोनों पर छोटी की मात्रा आती है। और अनुग्रह नहीं होता, ग्रह ग्रह नक्षत्र वाला ग्रह आता है अनुग्रह में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत स्नेह से मिलना, किसी से बहुत प्यार से मिलना, स्नेह से मिलना, अंक भरना। नेक्स्ट है सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नजर नहीं आता, उसे सब अच्छा लगता है। तो सुख सुविधा में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नजर नहीं आता, यानी कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। नेक्स्ट है आसमान टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ने का अर्थ होता है बहुत बड़ी आपत्ति आ जाना, अचानक से कोई बहुत बड़ी विपत्ति या मुसीबत आ जाना। आसमान टूट पड़ना यानी अचानक बहुत बड़ी आपत्ति या मुसीबत आ जाना। नेक्स्ट है इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। तो काठ का उल्लू नीपट मूर्ख, बिल्कुल ठीक है, काठ का उल्लू यानी नीपट मूर्ख। कच्चा चिट्ठा खोलना,
इसका अर्थ गलत है। कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ होता है किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना, किसी की कमजोरियों का बखान करना, उसे विस्तार से बताना। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे से ही सब कुछ रहस्य जान लेना। बिल्कुल ठीक है ये। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी थोड़े इशारे से ही सब कुछ जान लेना। आसन डोलना यानी किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना, किसी बलवान के प्रभाव से विचलित हो जाना। नेक्स्ट है प्रभुता पाही काहि मद नाही। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। प्रभुता पाही, प्रभुता का अर्थ हो गया यहाँ पर उच्च पद प्राप्त कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च पद प्राप्त करके किससे घमंड नहीं होता। मद का मतलब होता है घमंड। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यसन। व्यसन का आप में उपसर्ग देखिए तो वी प्लस असन यानी व्यसन, वी प्लस असन व्यसन। व्याधि वी प्लस आधि व्याधि। विराम वी प्लस राम, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सभी में वी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से किसी भी शब्द में प्र उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, प्रति का हुआ है, प्रत्याशी। तो प्रत्याशी, प्रति प्लस आशा प्रत्याशी, प्रति प्लस आशी प्रत्याशी। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में दो उपसर्ग का उपयोग हुआ है, प्रति प्लस उप प्लस कार, प्रति प्लस उप प्लस कार प्रत्युपकार। प्रतीक में प्रति प्लस इक प्रतीक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अधोभाग में कौन सा उपसर्ग है? तो अधोभाग में ऑप्शन डी सही है, अध उपसर्ग। अध प्लस गति यानी अधोगति। अध का अर्थ होता है नीचे का भाग या नीचे का हिस्सा। अध का अर्थ हुआ नीचे और भाग का मतलब हुआ हिस्सा, तो नीचे का हिस्सा। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी में दुर उपसर्ग का उपयोग हुआ है। दुराज, दुर प्लस राज दुराज, दुर प्लस राज। दुरात्मा, दुर प्लस आत्मा दुरात्मा। दुर प्लस गुण दुर्गुण, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अधिकांश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधिकांश शब्द का संधि विच्छेद होता है अधिक प्लस अंश। क्या होता है? अधिक प्लस अंश। इसमें दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि में क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, जैसे अ प्लस आ का आ हो जाता है, ई प्लस ई का बड़ी ई हो जाता है, उ प्लस उ का बड़ा उ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि है, अधिक प्लस अंश अधिकांश। नेक्स्ट है इनमें से दीर्घ संधि कौन से शब्द में है? तो भयानक, भयानक का संधि विच्छेद करें तो भयानक का होता है भय प्लस आनक। यहाँ पे क्या हो गया? अ प्लस आ जुड़ के आ हो गए भयानक। देशांतर, देश प्लस अंतर, अ प्लस अ जुड़कर आ हो गए देशांतर। यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इन सभी में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मत प्लस ऐक्य। मत प्लस ऐक्य मतैक्य। और इसमें है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ आ के बाद में ए हो जाता है और अ आ के बाद ओ और औ आए तो औ हो जाता है। नेक्स्ट है अध्यापक शब्द में कौन सी संधि है? तो अध्यापक शब्द में है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। अधि प्लस आपक, अध्यापक का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस आपक अध्यापक। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में व्यंजन संधि है? उन्मेष। तो उन्मेष का संधि विच्छेद होता है उद प्लस मेष, इसमें व्यंजन संधि है। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, इसमें भी व्यंजन संधि है। उन्नत, उन्नत का संधि विच्छेद होता है उद प्लस नत उन्नत, तो इन सभी में व्यंजन संधि है, इसलिए सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है?
तो आपको पता होगा बहुब्री समास का अर्थ होता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता अपितु संपूर्ण पद ही किसी अन्य की ओर इशारा करता है, किसी विशेष की ओर इंगित करता है। जैसे ऑप्शन ए है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसका अर्थ है शिव। ऑप्शन बी है मनोज, मनोज का अर्थ है वह जो मन में जन्म लेता है यानी कामदेव। ऑप्शन सी गिरिधर, यहाँ पे गिरिधर का अर्थ है कृष्ण, जिसने गिरी यानी पर्वत को धारण किया हो, पर्वत को धारण करने वाला गिरिधर यानी कृष्ण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी जो शब्द हैं वो किसी विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट है हरिहर, हरिहर में कौन सा समास है? तो हरिहर में हरि का अर्थ है विष्णु और हर का अर्थ है महादेव या शिव। तो विष्णु और शिव यानी कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या अर्थ होता है? जब और तथा एवं आए तो आप समझ लीजिए वहाँ द्वंद्व समास है। ठीक है, हरिहर में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है ग्रहागत, ग्रहागत का समास विग्रह क्या होगा? ग्रह को आगत यानी ग्रह को आया, तत्पुरुष समास है इसमें, और वो भी कर्म तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को यानी ग्रह को आगत। नेक्स्ट है कार्य से युक्त में कौन सा समास है? कार्य से युक्त में है करण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कार्य से युक्त यानी करण तत्पुरुष समास। लेकिन अगर यही से अलग होने का बोध दे तो फिर वो हो जाता है अपादान तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंस, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल या नो एरर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी में सिंस के बाद में टाइम्स दे रखा है, जबकि सिंस टाइम इमेमोरियल होना चाहिए। सिंस टाइम इमेमोरियल या फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फॉर लॉन्गर देन एनी वन कैन रिमेंबर। फॉर लॉन्गर देन एनी वन कैन रिमेंबर, कि वो लंबा समय जब तक कोई कुछ याद रख सके। तो याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में सिंस की जगह फ्रॉम आए, तब भी आपको टाइम नहीं टाइम ही करना है। ठीक है, सिंस और फ्रॉम दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं। नेक्स्ट है द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स या नो एरर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फैमिलीज है वो 2 डिकेड से रह रही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। तो आर लिविंग की जगह होगा हैव बिन लिविंग। ये देखिएगा कि अगर पार्ट ए में फैमिली होता तो हैज बिन लिविंग होता। तो आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट या नो एरर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारे पार्ट ए के अंदर मिस्टेक है, पार्ट सी में ब्रेकफास्ट के बाद येट है, और जब येट सेंटेंस में आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो डिड नॉट प्रिपेयर की जगह हैज नॉट प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हैज नॉट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कई बार एक्टिव वॉइस देके पैसिव पूछ लिया जाता है और पैसिव देके कई बार उसका एक्टिव सेंटेंस पूछ लिया जाता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। तो जैसे द रूम वॉज क्लीन्ड, तो वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव में है। अब हमें इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो पैसिव वॉइस दे रखा है वहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हाइड कर दिया गया है। कई बार हाइड कर देते हैं कि बाय द क्लीनर ना देके सिर्फ इतना सेंटेंस दे दिया है, तो आप वो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है द क्लीनर क्लीन द रूम। नेक्स्ट है द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। तो ये हमारा एक्टिव है, अब हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जब इज लुकिंग आता है तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो द मैटर
इज बीन लुक्ड इनटू बाय द कमेटी। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि इज बीन लुक्ड, इज लुकिंग का इज बीन लुक्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु रोट द रामायणा। ये भी हमारा जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल, यानी कि एक्टिव में, इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जब हु एग्जाम में आए तो हु से पैसिव बनाते समय हु की जगह बाय हुम करते हैं। ये फर्स्ट रूल है। बाय हुम की जगह, बाय हुम के बाद में वर्ब आएगी, रोट है यानी कि पास्ट सिंपल, तो हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, वाज आएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है रामायणा सिंगुलर है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा द रामायणा, और रोट को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रिटन। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इसका ऑप्शन बी, बाय हुम वाज द रामायणा रिटन। कई बार हम पैसिव वॉइस और नरेशन में गलती कर जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे इंट्रोगेटिव ही रहने देते हैं, जबकि नरेशन में ऐसा नहीं होता है। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वहाँ सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, असरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी हमारा एक्टिव है, हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, देन बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, क्योंकि जो ग्लास है वो यहाँ पर सिंगुलर है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आई हैज, द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। नेक्स्ट है द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड। द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, ये भी हमारा एक्टिव है, हमें इसे पैसिव में बदलना है। तो यहाँ पर जो मी है इसे हम अब सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई गेव है सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो आई के साथ में वर्ब आएगी वॉज, थर्ड फॉर्म गेव की गिवन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अ बुक, बाय माई टीचर टू रीड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आई वॉज गिवन अ बुक बाय माई टीचर टू रीड। नेक्स्ट है अ सेंटेंस हैज गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। तो 4 ऑल्टरनेटिव्स है, हमें यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म या इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ही सेड द सन इज ए स्टार। तो आप ये देखिएगा कि स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ना, ही सेड टू हिम, ये वाला जो पार्ट होता है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो पूरा अदर सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब हम ये वाला जो सेंटेंस पढ़ते हैं, ही सेड द सन इज ए स्टार, तो सन एक स्टार है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जब यूनिवर्सल ट्रुथ आता है सेंटेंस में तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ही सेड दैट। सिर्फ दैट कंजक्शन का यूज हुआ है यहाँ पर, दैट से जोड़ा है सेंटेंस को, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा। तो ही सेड दैट द सन इज ए स्टार। नेक्स्ट है ही सेड आई केम हियर यस्टरडे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। अब आपको याद रखना है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते समय चेंज हो जाते हैं, तो आप उन वर्ड्स को नोट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वही वर्ड्स आए तो आपको उन्हें चेंज करना है। जैसे हियर का हो जाता है देयर, जब हियर से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम देयर का यूज करते हैं। यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे, टुडे की जगह दैट डे, दिस मॉर्निंग की जगह दैट मॉर्निंग, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक की जगह द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ की जगह द फॉलोइंग मंथ, नाउ की जगह देन, अगो की जगह बिफोर, थस की जगह सो, लास्ट नाइट की जगह द नाइट बिफोर, दिस का
दैट, दीज का दोज, हैंस का थैंस, कम का गो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ये वर्ड्स याद रखिएगा। हियर की जगह देयर, टुडे की जगह दैट डे, दिस मॉर्निंग की जगह दैट मॉर्निंग, यस्टरडे की जगह द डे बिफोर, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक की जगह द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ की जगह द फॉलोइंग मंथ, नाउ की जगह देन, अगो की जगह बिफोर, थस की जगह सो, लास्ट नाइट की जगह द नाइट बिफोर, दिस की जगह दैट, दीज की जगह दोज, हैंस की जगह थैंस, कम की जगह गो। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको इन्हें चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। देखिए जो हमारा ये सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव का अर्थ हुआ आज्ञार्थक। तो जब हम इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फोरबिड आदि वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन। देखिए नाउ का देन हो गया है, ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का सेंस आ रहा है। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के देखना है कि इसमें सेंस किसका आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है, फोरबिड का आ रहा है। फोरबिड का अर्थ होता है किसी चीज के लिए ना करना, तो यहाँ पे ना करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। नेक्स्ट है, शी सैड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। शी सैड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा होगा। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स आप इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन वहां पर एक्सप्लेन्ड गलत टाइप हुआ है, उसकी जगह आएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, जब आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर लेंगे तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है इसका। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज। तो थोड़ी सी प्रिंटिंग और टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, शी इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो अब हमें इसमें आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। तो ए या एन, इन दोनों में से एक आर्टिकल आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एन आएगा कब आता है। एन आर्टिकल तब आता है जब वॉवल साउंड आए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हम जल्दी जल्दी में सिर्फ ये देखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से कुछ है और एन लगा देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो वर्ड प्रोनाउंस करके देखना है। तो एक्सीलेंट यानी इसमें जो साउंड आ रहा है वो वॉवल साउंड है, इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एन, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में हम यूरोपियन के साथ एन लगा देते हैं, क्योंकि यूरोपियन की स्पेल ई से स्टार्ट होती है, बट वहां पे जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम ए का यूज करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शी हैज टू रन हाफ डैश माइल एवरी डे। तो यहां पर सही आंसर होगा अ माइल अवे। तो शी हैज टू रन हाफ अ माइल एवरी डे। अगर इसकी जगह हाफ एन, माइल की जगह आवर होता तो एन आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, शी इज डैश डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए। एक्चुअल में देखिए, अगर यहाँ पर कोई कंपनी है, पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम दिया होता, या शी पर्टिकुलर कौन है जब हम दा करते हैं, लेकिन हमें यहाँ ना तो ये पता है कि कंपनी कौन सी है, ना हमें शी का नाम पता है, इसलिए हम किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे ऑप्शन में आंसर होगा डी। लेकिन हाँ, अगर शी या कंपनी पर्टिकुलर होती, उसका नाम दिया होता, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन दा होता, ऑप्शन बी दा होता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू डैश टेम्पल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल। नेक्स्ट है, सिनोनिम बताना है आपको। पैरिल, देखिए पैरिल का अर्थ होता है जोखिम, खतरा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेंजर। इसके अलावा रिस्क। मेडल का मतलब देखें तो मेडल का अर्थ होता है पदक। मूव का मतलब होता है हिलना डुलना या गति करना।
रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टेकल। तो देखिए ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा या अवरोध, रोकना। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें सरप्राइज, सरप्राइज का अर्थ क्या होता है आश्चर्य। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस इसका सही आंसर है क्योंकि हिंड्रेंस का अर्थ होता है बाधा। ऑप्शन सी ग्रैंड, ग्रैंड का अर्थ होता है भव्य। और ऑप्शन डी डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शित। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑब्स्टेकल के दूसरे जो सिनोनिम्स होते हैं हर्डल होता है, ब्लॉक होता है, हार्डशिप होता है, हिंड्रेंस होता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ जंक। तो जंक का अर्थ होता है कबाड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रबिश। रबिश का अर्थ होता है कबाड़, कचरा। इसका सेकंड ऑप्शन है मैसेकर। मैसेकर का अर्थ होता है बड़ी संख्या में हत्याकांड करना, जिसे हम कहते हैं कत्लेआम। तो उसके लिए हम मैसेकर वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन सी एक्वायर, एक्वायर का अर्थ होता है अधिग्रहण करना। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ लस्टर। तो लस्टर का मतलब होता है चमक। कई बार आपने बोलते सुना होगा कि उसके फेस का लस्टर उड़ गया। लस्टर का अर्थ होता है चमक, चमक चली गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि शाइन, चमक। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो वीकन का मतलब होता है कमजोर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, और रिवॉल्ट का अर्थ होता है विद्रोह। इसके अलावा लस्टर के और सिनोनिम्स की बात करें तो ब्राइटनेस हो जाता है, शाइन हो जाता है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ जेन्युइन। तो जेन्युइन का मतलब होता है असली, वास्तविक, सच्चा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंसियर। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सिंसियर, सच्चा। इस अदर ऑप्शंस की बात करें तो ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आज्ञा मानना, आज्ञा पालन, और फेवर का अर्थ होता है एहसान करना। नेक्स्ट है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश दैम। अब हमें इसमें प्रपोजिशन बताना है। तो देखिए विथ और अबाउट तो हो नहीं सकता। विथ का अर्थ हो गया साथ के सेंस में, और अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। अब यहाँ पर टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट किए स्वीट्स। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। बिटवीन का यूज होता है सिर्फ दो लोगों के लिए। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ दो ही लोगों को दी जाती तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हमें ये नंबर नहीं पता कि कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए दो से ज्यादा है तो हम अमंग का यूज करेंगे। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए अमंग। नेक्स्ट है ही इज वेटिंग फॉर मी डैश द रोड। तो आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ये देखिए, आप जो ऑप्शंस हैं उन्हें देखिए और उस सेंटेंस का मतलब समझिए। तो बहुत बार आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो वेट कर रहा है, कहाँ कर रहा है? रोड के उस पार कर रहा है। और जब इस पार उस पार का सेंस आता है तो हम अक्रॉस का यूज करते हैं। अक्रॉस प्रिपोजिशन का मतलब होता है के पार। तो ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट की बात करें तो आई प्रोवाइडेड मनी डैश हिम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टू। ये देखिए जो टू है वो इंडिकेशन द रिकवर ऑफ एन एक्शन। आपका जो एक्शन है, सॉरी रिसीवर, ठीक है, रिकवर नहीं रिसीवर। यहाँ पर क्या है कि जो मनी है वो दी जा रही है किसी को। तो किसे दी जा रही है? हिम को दी जा रही है। हिम क्या है? यहाँ पे रिसीवर है। तो टू रिसीवर को दर्शाने के लिए या इंडिकेट करने के लिए बताता है कि कोई एक्शन हो रहा है। एक्शन है यहाँ पे मनी देना, और यहाँ पे रिसीवर कौन है? हिम। तो हिम को इंडिकेट करने के लिए टू का यूज हुआ है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ वर्ड्स, पर्टिकुलर वो वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनके साथ में टू आएगा ही आएगा। नॉर्मली एग्जाम में देन दिया जाता है कंफ्यूजन के लिए, लेकिन देन नहीं आएगा, टू आएगा। तो वो वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। आई रिपीट, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। इन सब से पहले टू वर्ड का यूज होगा। और गलती कहाँ करते हैं
कि हम लोग देन यूज कर लेते हैं, देन नहीं आएगा टू आएगा, टू सुपीरियर, क्योंकि सुनने में देन ज्यादा अच्छा लगता है ना, बट देन नहीं आएगा टू आएगा। नेक्स्ट है शी सीम्स कर्स डैश बैड लक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विथ। तो देखिए कि जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, शी सीम्स कर्स्ड बैड लक विथ बैड लक, क्योंकि जो विथ है वो क्या बताता है कि जब किसी सेंटेंस में कोई रिएक्शन या फीलिंग आ रही हो, तो कर्स क्या है, एक फीलिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब श्राप मिला है बैड लक का, उसे ऐसा लगता है, तो यहाँ पे एक फीलिंग है कर्स की, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में विथ का यूज होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एक्सोटिक, तो एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी, हमें इसका एंटोनिम बताना है यानी इसका विलोम, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडिजेनस। इंडिजेनस का अर्थ होता है स्वदेशी। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो सफरिंग का अर्थ होता है पीड़ित, पीड़ा, कष्ट। डिथ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी से उतारना या अधिकार छीन लेना। आप देखिए थ्रोन का अर्थ होता है राजगद्दी और डिथ्रोन यानी कि राजगद्दी से उसे उतार दिया या उससे उसका अधिकार छीन लिया। फ्लो का अर्थ होता है बहना। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फुलिश, फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाइज यानी कि बुद्धिमान। फर्स्ट ऑब्स्क्रूनिटी, ऑब्स्क्रूनिटी का मतलब होता है अस्पष्टता। रिजिड, रिजिड का अर्थ होता है कठोर या कड़ा, और होस्टाइल का मतलब होता है शत्रु या विरोधी। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ लैक, लैक का मतलब होता है कमी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एब्यूडेंस। एब्यूडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, कोई चीज बहुत क्वांटिटी में है, इनफ है। इसका ए ऑप्शन हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी, और ऑप्शन सी एनस्लेव, एनस्लेव का मतलब होता है किसी को वश में करना है, किसी को गुलाम बना लेना, दास बना लेना। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ मॉर्न, मॉर्न का अर्थ होता है शोक करना, शोक मनाना, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना। सेन का अर्थ होता है समझदार या निरोग। डिमेरिट का मतलब होता है अवगुण, और मार का मतलब होता है क्षति या आघात। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ रिलक्टेंट। देखिए जब हम किसी चीज को नहीं करना चाहे, करने के अनिच्छुक हों, तो उसके लिए रिलक्टेंट वर्ड यूज होता है, तो रिलक्टेंट का अर्थ हुआ अनिच्छा या अनिच्छुक। इसका सही उत्तर है विलिंग, विलिंग होता है किसी चीज की इच्छा करना। ऑप्शन ए की बात करें तो कंसील का मतलब होता है छिपाना, कुछ हाइड करना। राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, और ऑप्शन सी इर्रेशनल, इर्रेशनल का मतलब होता है तर्कहीन। नेक्स्ट है आई हैव नो डैश टू द प्रेसिडेंट। अब हमें यह बताना है इन चारों वर्ड्स में से कौन सा सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है कपटी, धूर्त, तो वो तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक, वो भी हमारे सेंटेंस में फिट नहीं बैठता। ऑप्शन सी एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, जो कि बिल्कुल सही है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी आई हैव नो एक्सेस टू द प्रेसिडेंट, कि मेरी प्रेसिडेंट तक कोई पहुंच नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें तो एक्सेशन का मतलब होता है परिग्रहण। नेक्स्ट है दी डैश ऑफ माई मोटर बाइक आर वेरी लूज, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रेक। याद रखिएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, जो ऑप्शन डी में ब्रेक है उसका अर्थ होता है तोड़ना, और जो ऑप्शन सी है वो ब्रेक है जो कि वाहन या किसी व्हीकल को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो BOUGH बो, इसका अर्थ होता है शाखा या ब्रांच, और ऑप्शन बी है बो, उसका अर्थ होता है झुकाना। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम इज, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का अर्थ होता है श्रेयस्कर या जिसे श्रेय दिया जा सके। ऑप्शन ए क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। नेक्स्ट है दी डैश ऑफ 2002 हैज स्पॉइल्ड द क्रॉप्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो 2002 में क्या आया था, तो सूखा आया था, इस कारण उत्तर प्रदेश में क्रॉप्स खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी ड्रॉट। अब आप देखेंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी स्पेल बिल्कुल सेम है, सिर्फ ओ और ए का अंतर है। तो देखिए DROUGST इसका अर्थ होता है सूखा, सूखा पड़ना,
तो उत्तर प्रदेश में क्या पड़ा था, सूखा पड़ा था, इसीलिए फसलें बर्बाद हुई। और जो ऑप्शन सी में ड्रॉट है, इसका मतलब होता है ड्राफ्ट, यानी कि प्रारूप, नक्शा। ऑप्शन ए की बात करें तो कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब होता है दैहिक, और कॉर्पोरियल का मतलब होता है मूर्त या शारीरिक। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ही इज एन डैश, आई डू नॉट लाइक टू टॉक विथ हिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इगोजिस्ट। इगोजिस्ट का अर्थ होता है अहंकारी, जो सेल्फ सेंट्रिक हो। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो इगोइस्ट, यानी कि वो होता है स्वार्थी। ऑप्शन सी डिस्टिंक्टनेस, इसका मतलब होता है विशिष्ट। और ऑप्शन डी का मतलब होता है डिस्टिंक्शन, यानी कि भेद। तो स्लांटली डिफरेंस है वर्ड्स में, बट है, तो आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वन वर्ड। अब हमें वन वर्ड बताना है। रूरल, रूलर, हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो शासक जिसके पास सारी अथॉरिटीज हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिक्टेटर। डिक्टेटर यानी तानाशाह। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो डायनेस्टी, डायनेस्टी का अर्थ होता है राजवंश। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, और कॉन्टीजियस मतलब होता है संक्रामक। नेक्स्ट है अ बुक इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक बुक जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमें इंफॉर्मेशन दे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंसाइक्लोपीडिया। क्या है? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है विश्वकोश या ज्ञान कोश, जो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी सी कहानी या उपाख्यान। क्या होता है? छोटी सी कहानी या उपाख्यान। और ऑप्शन डी की बात करें तो एपिलोग का मतलब होता है उपसंहार। जैसे हम आपने ऐसे लिखे होंगे, तो ऐसे में लास्ट में हम जब समराइज करते हैं तो हम उपसंहार लिखते हैं, तो उसे कहते हैं एपिलोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर मैन। तो किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर मैन, इसे कहते हैं होमिसाइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, होमिसाइड। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए किंग। किसी राजा की हत्या को हम रेजिसाइड बोलते हैं। ऑप्शन बी पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ ए फादर। फादर की हत्या को हम पैट्रीसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ मदर को मैट्रीसाइड। तो ऑप्शन डी का अर्थ हुआ किलिंग ऑफ मदर, पैट्रीसाइड किलिंग ऑफ फादर, रेजिसाइड किलिंग ऑफ किंग, और होमिसाइड किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर मैन। नेक्स्ट अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हमेशा डार्क साइड देखता है, वो सोचता है कि उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो इसे हम कहते हैं निराशावादी, यानी कि पैसिमिस्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैसिमिस्ट। इसके जस्ट अपोजिट वो व्यक्ति जो हमेशा आशावान रहता है, सिर्फ अच्छी साइड देखता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावान। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, रैंसम। रैंसम का अर्थ होता है फिरौती, और मोनोगैमी का मतलब होता है एक ही विवाह करना, एक ही से विवाह करना, ठीक है। नेक्स्ट अ पर्सन वर्किंग ओनली फॉर मनी और अवार्ड। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसे या पुरस्कार के लिए काम करे, तो उसे कहते हैं मर्सिनरी। तो ऑप्शन सी सही है, मर्सिनरी, जो सिर्फ पैसे या पुरस्कार के लिए काम करे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस इन गिवन सेंटेंस। तो हमें ये बताना है कि जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस दिया है। हु पीप्स आउट ऑफ द विंडो। तो यहां पर जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ऑप्शन बी सही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पीप्स आउट का मतलब होता है झांकना, तो कौन खिड़की से बाहर झांक रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज। तो यहां पर आप देखेंगे सेंटेंस में आई के बाद में आ रहा है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये कौन से टेंस में आती है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज। मैं लास्ट फ्यू डेज में कई नए लोगों से मिल चुका हूँ, कई लोगों से मिल चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हरी कॉल्ड हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। तो लास्ट में आप देखिए यस्टरडे है, और यस्टरडे आए तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस कौन सा हो, टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। सॉरी, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट। यस्टरडे आए, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल,
तो हरी कॉल्ड हिज ब्रदर यस्टरडे, कल बुलाया था, बीते हुए दिन में बुलाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस इन गिवन सेंटेंस। दीज गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो गर्ल्स के बाद में क्या आ रहा है, वर नॉट मेकिंग, वर नॉट मेकिंग आ रहा है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही थी। दीज गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्ब कौन सी है और उसके बाद में वर्ब के अकॉर्डिंग आगे जो और आगे का सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ईडियम एंड फ्रेजेस। तो हमें ईडियम और फ्रेजेस चूज करना है। तो फर्स्ट है अ डॉग इन द मैंगर। तो देखिए अ डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है अ सेल्फिश पर्सन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक स्वार्थी व्यक्ति। डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी और को किसी चीज का लाभ लेने से रोके, यानी कि सेल्फिश हो। अ सेल्फिश पर्सन बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है ख्याली पुलाव, इमेजिनरी हैप्पीनेस। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम एग्जाम देने से पहले ही सोच लेते हैं पढ़ाई करने की जगह कि हम तो ऑफिसर बन चुके हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एग्जाम है तो पहले आप एग्जाम पे फोकस कीजिए, ख्याली पुलाव मत पकाइए। तो फूल्स पैराडाइज का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इमेजिनरी हैप्पीनेस। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू, झूठे आंसू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टू प्रिटेंड सोरो, दुख जताना, दिखावा करना। ठीक है, दुखी होने का दिखावा करना, टू प्रिटेंड सोरो। नेक्स्ट है शी कांट एक्सेप्ट क्रिटिक डैश फ्रॉम हर कलीग्स। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो क्रिटिक को पूरा करे। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। तो उसके कलीग या उसके सहकर्मी उसकी आलोचना करे, ऐसा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं करती है उस फैक्ट को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ISM, यानी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है ही इज सो रेस्ट डैश दैट ही कैन नॉट स्टे इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग। तो इसमें करेक्ट सफिक्स है ऑप्शन डी, लेस, यानी रेस्टलेस। वो क्या है, रेस्टलेस है, आराम में नहीं है, रेस्टलेस है। तो ही इज सो रेस्टलेस दैट ही कैन नॉट स्टे इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट और लास्ट है प्लीज डू नॉट बी सो डैश रैशनल। तो प्लीज डू नॉट बी सो इररेशनल, यानी आप इतने तर्कहीन या अतार्किक नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, IR। IR प्रीफिक्स का यूज होगा, इररेशनल। ठीक है, तो अभी हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 56 जो है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि वहाँ जो ऑप्शन A और B है वो दोनों ही ठीक है। ठीक है, एक्चुअल में मित व्ययी होना था तो ऑप्शन A फिर ठीक होता, बट